चलिए आज हम क्या करते हैं, साइंस के फर्स्ट चैप्टर का जो हम पढ़ रहे थे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक बार गो थ्रू हो लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने वहाँ पे बताया। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में हमने बताया। हमारे डेली लाइफ में केमिकल इक्वेशन कैसे इन्वॉल्व होता है उसका एग्जाम्पल्स कुछ हमने पढ़ा। फिर उसके आगे हमने कैरी आउट किया केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो वहाँ पे हमने आपको सबसे सिंपल मेथड सिखाया। तो उसी मेथड पे एक क्वेश्चन और आज हम कराते हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। ऑलरेडी इस पे तो हम कई सारे कराएंगे, जब एक्सरसाइज हम बनाएंगे तो उसमें बैलेंसिंग हमारे क्वेश्चन है, जितने आएंगे उसको बैलेंसिंग करेंगे हम। बट एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो बोला बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। कौन सा केमिकल इक्वेशन है? सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बोल रहा है कि दिया गया है कि Na प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस H2। बोला इसको बैलेंस कर दो, इसकी बैलेंसिंग करो आप। बैलेंसिंग के लिए हमने फर्स्ट मेथड आपको बताया। फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, पहले जितने एलिमेंट नंबर जो एलिमेंट होते हैं वो कितने नंबर एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सोडियम है, सोडियम 1 रिएक्टेंट साइड एंड 1 प्रोडक्ट साइड, तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम कितना होगा आपका 2। आगे देखिए हाइड्रोजन आपका है ऑन द रिएक्टेंट साइड 2 एंड आल्सो ऑन द प्रोडक्ट साइड 1 + 2 3 मीन्स हाइड्रोजन टोटल नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन 5। अदर एलिमेंट है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में 1 एंड प्रोडक्ट साइड में 1, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2। हमने नोट डाउन कर लिया, इसको रफ कर लिया। अब देखिए बैलेंसिंग के लिए हमने बताया, तो पहला स्टेप आपको करना होता है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसको बैलेंसिंग करते हैं। तो आप हाइड्रोजन देखिए 5 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए चलोगे तो आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में 1 + 2 मतलब 3। अब इधर 3 इधर 2 कैसे बैलेंस करें। तो हमारे माइंड में आया कि क्या करते हैं हम, यहाँ अगर 2 कर दे तो 2 + 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कर दे तो इधर भी 4 हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, 2 NaOH कर दिया, तो आपका प्रोडक्ट साइड में 4 हाइड्रोजन हो गया, और रिएक्टेंट साइड में जो वाटर था उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी आपका रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन 4 हो गया। समझ में आया, बातें समझ में आई। तो हमारा हाइड्रोजन तो अब बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया? हाँ, यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो। बचता क्या? सोडियम। अब देखिए सोडियम इधर कितना है 1 और प्रोडक्ट साइड में 2। इसको बैलेंसिंग करने के लिए सिंपल सा सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपने सोडियम को 2 से कर दिया, तो 2Na + 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। क्लियर पॉइंट। अब हमने कहा है कि जो बैलेंसिंग फॉर्म लिखना होता है उसमें आपको क्या होता है, कंपलसरी कि आप उसके स्टेट के साथ मेंशन करो। तो सोडियम आपका सॉलिड स्टेट में होता है तो 2NaS, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो प्लस 2H2OL इज इक्वल टू 2NaOH। ये देखिए अब एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर है तो एक्वस हो गया, तो 2NaOH AQ प्लस H2 गैस। क्लियर हुआ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग समझ में आ गई। बस यही करना आपको। फर्स्ट स्टेप में आपको नंबर पहले जितने एलिमेंट है कितने कितने नंबर पे हैं, कितना कितना नंबर उनका है उनको काउंट कर लीजिए। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट पहले उसको बैलेंस करिए, मैक्सिमम एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे, फिर एक आध दो नंबर होंगे तो उसको बैलेंस कर लीजिए। ट्राई करिए, उसके बाद डाउट आगे जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो इस पर एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो केमिकल इक्वेशन होगा उसको हम बैलेंसिंग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी हमने तो पढ़ लिया कि केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग कैसे की जाती है, बट हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग होती करते क्यों हैं इसकी। तो एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप देखोगे बुक का जो हमारा NCERT बुक में हमारा जो है इसमें क्वेश्चन है कि बोला व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हमको बताना है कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की क्या नीड होती है। तो जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि मास ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था कि जो मास होता है वो कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी बेसिस पे हम इसको बताएंगे। तो बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको याद होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन।
तो मास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमसे कहता है कि मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जब आप भाई ना तो मैटर को क्रिएट कर पा रहे हो ना तो डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो, तो मतलब जितना मैटर है उतना होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट साइड में उतना प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो हमको यहाँ से एक चीज़ तो पहला यह हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये डिफिनेशन हमको याद हो गई। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब मैटर को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड सेम होने चाहिए। तो ही बोला गया, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो आपका क्या होना चाहिए, जब मैटर को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन में, तो दोनों साइड, चाहे रिएक्टेंट साइड की बात करें प्रोडक्ट साइड, तो दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। क्लियर हो गया? तब हमको ये समझ में आ गया, इसको समझिएगा, सिंपल सा है कि केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट हमको क्यों होती है। अब हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप हैं एक एक करके उनको डिस्क्राइब करते हुए हम चलेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो आपका केमिकल रिएक्शन का वो है कम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन का मतलब भी समझ लीजिए, कम्बिनेशन का मतलब कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना। क्लियर पॉइंट? तो इसमें कंबाइन का मतलब क्या है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर कोई एक एलिमेंट बना दें तो क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। वही चीज़ है यहाँ पे, हमने अपने लैंग्वेज के हिसाब से समझ लिया कम्बिनेशन रिएक्शन का। अब लिखना क्या, वो चीज़ें लिखते हैं। बोला द रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो वही चीज़ बताया गया, किसी भी रिएक्शन में जिसमें क्या हो रहे हैं, टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखिए, समझते हैं इसको, जैसे A प्लस बी, एक दो रिएक्टेंट हैं A और B, ये क्या हो गया, कंबाइन होके AB एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिए, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कंबाइन हो जाना, जुड़ जाना, जुड़कर एक हो जाना। तो टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल याद रखना है साथ ही साथ हमको। तो बर्निंग ऑफ कॉयल फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है कि कॉयल का बर्निंग होना है, क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। जब कॉयल क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब बर्निंग का मतलब आज से समझ लीजिए कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में बर्निंग का जिक्र होने का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बर्निंग ऑफ कोल का मीनिंग हो गया कि रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन। तो जब आप बर्निंग ऑफ कोल की बात करोगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट थे और ये मिलकर इन्होंने क्या किया, दो रिएक्टेंट थे और मिलकर इन्होंने क्या, सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर पॉइंट? अदर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होता है, आप जानते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। तो आपने देखा टू रिएक्टेंट थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन्होंने कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट वाटर बना दिया। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसा रिएक्शन है, कैसा केमिकल रिएक्शन है, तो आप बताओगे कम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हुआ कम्बिनेशन का मतलब? अब सेकेंड टाइप देखिए, जो केमिकल रिएक्शन का सेकेंड टाइप है वो बोलता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना। तो इसी से बेसिस कर लीजिए कि अगर टूटने की बात कहीं पे होती है तो क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन। तो बोलता है इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू आर मोर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बोला गया कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपाउंड क्या हो रहा है, टू आर मोर सब्सटेंस में स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, तो उसको आप बोलोगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मीनिंग समझिए, डीकम्पोजिशन का मतलब ब्रेकेबल होना, स्प्लिट होना, टूट जाना। तो यहाँ पे बोला गया अगर कोई सिंगल कंपाउंड क्या होता है, टू आर मोर देन टू सब्सटेंस में स्प्लिट हो रहा है, तो आपका जो केमिकल रिएक्शन होगा वो कहलाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? अब जैसे देखिए, आपका एक कंपाउंड ए है और ब्रेकेबल होके एक स्प्लिट हो रहा है बी प्लस सी में, तो आपका कंपाउंड सिंगल था और ब्रेक कितने में हुआ, टू में।
तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? तो हमारा हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसके कितने टाइप होते हैं? तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसके 3 टाइप होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनको हम याद रखेंगे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीटिंग के द्वारा कोई टूटना। थर्मल का मतलब हीटिंग, याद रखिए, थर्मल का मतलब हीटिंग। सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके कोई रिएक्शन करवाना। इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंपाउंड को क्या कर रही है, स्प्लिट कर रही है, तो कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। डिटेल पढ़ेंगे अभी हम, मीनिंग समझिए। थर्मल का मतलब हीटिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट में कोई प्रोडक्ट जो ब्रेकेबल होता है तो उसको आप क्या बोलते हो? फोटोलाइसिस। तो याद रखेंगे, थर्मल का मतलब हीटिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, फोटोलाइसिस का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर हो गया? अब इन तीनों को एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि अगर कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के कारण टेक प्लेस कर रहा है, हीटिंग के कारण हो रहा है, तो उस जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। फिर समझते हैं, हमने बोला गया कि जो थर्मल डीकम्पोजिशन होता है मतलब हीटिंग के द्वारा डीकम्पोज होना, तो बोला गया व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने क्या बताया कि जब कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कैरी आउट हो रहा है, किसके द्वारा कैरी आउट हो रहा है? हीटिंग के द्वारा, तो उसको आप बोलोगे थर्मल डीकम्पोजिशन। याद रखिएगा, थर्मल का मतलब हीटिंग। अगर माइंड में आपको, ठीक है, सेटअप हो गया, आपने माइंड में बिठा लिया थर्मल का मतलब हीटिंग के द्वारा डीकम्पोजिशन, तो कभी नहीं भूलेगा। अब ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसको हीट करोगे तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो आपने देखा एक कंपाउंड था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने हीट कर दिया तो डिकम्पोज हो गया 2 पार्ट में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो याद रखोगे जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये क्या होता है? हीटिंग के कारण टेक प्लेस करता है। मतलब हीटिंग के कारण अगर कोई कंपाउंड 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में स्प्लिट होता है तो उसको बोलोगे आप थर्मल डीकम्पोजिशन। हमारे हिसाब से आपको थर्मल डीकम्पोजिशन क्लियर हो गया। अब देखते हैं डीकम्पोजिशन का सेकेंड पार्ट जो आपका है इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक का मीनिंग हमने आपको बता दिया। जैसे थर्मल का हीटिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट के कारण अगर कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है तो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मीनिंग हो गया व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वही चीज़ हमने बताया कि अगर कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से, तो उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो चीज़ों को आप समझते रहो, उसको पहली बार एक बार समझो, उसको फिर उसके बाद एक बार लिखो, तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ा नहीं है केमिस्ट्री, बहुत सिंपल सी 10th की केमिस्ट्री बस, बट आपको क्या है डेली बेसिस पे इसको पढ़ना है। अब एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो वाटर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेकेबल हो जाता है। तो वाटर का जो डीकम्पोजिशन होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता है। तो डीकम्पोजिशन का हमने 2 पार्ट पढ़ लिया। फर्स्ट पार्ट हमारा था थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अब तीसरा टाइप जो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का तो होता फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। तो फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस का मतलब ने बताया था सनलाइट। तो अगर कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो उसको आप बोलोगे फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। तो वही डिफिनीशन याद रखोगे, ये लिख लोगे आप, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो बोला गया है कि जब कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कैरी आउट होता है तो उसको बोलते हो फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल है, जब सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट के में खुला छोड़ देते हो तो सिल्वर और क्लोराइड में वो ब्रेकेबल हो जाता है। तो आपने देखा कि सिल्वर क्लोराइड था, सनलाइट के प्रेजेंस के कारण वो सिल्वर और क्लोराइड में ब्रेकेबल हो गया। तो ये जो थर्मल जो आपका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन था सनलाइट के प्रेजेंस में कैरी आउट हुआ,
इसलिए आप जो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कैसा है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? तो हमने 2 टाइप का केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया। फर्स्ट हमने पढ़ा कम्बिनेशन, जुड़ना, डिकम्पोजिशन, टूटना। डिकम्पोजिशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। थर्मल डिकम्पोजिशन, हीटिंग के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, फोटोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो तीनों क्लियर होगा। तीनों का एग्जाम्पल याद होना चाहिए आपको, नोट में आपको नोट डाउन करना है इसको पूरी तरीके से। तो हमारा थर्ड टाइप का जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है, रिएक्शन होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को किसी जगह से भगा देना। जैसे हम अपने डेली लाइफ की बात करते हैं, जैसे आप लोग स्कूल में जाते होंगे, अब कोई पर्सन होगा जैसे दबंग लड़का होगा, तो कभी कभी क्या करता है, कोई किसी बच्चा बैठा है किसी डेस्क पे, आता है उसको हटा के उस जगह पे बैठ गया, तो मतलब उसकी जगह ले ली, किसी दूसरे की जगह थी, पहले से कोई बैठा था उसको हटा के उसका प्लेस ले लिया। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को किसी की जगह से हटा देना। ऐसे याद करोगे तो सिंपल याद रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग हो गया द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो बोला गया कि जैसे हमने एग्जांपल दिया बॉयज के रिस्पेक्ट में ताकतवर ऐसे एलिमेंट होते हैं, एक हाईली रिएक्टिव होते हैं, एक लेस रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, वहाँ पे हम इसको और क्लियर समझ लेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। बट आपको याद रखना है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं, तो उसको आप क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया होगा, कहानी के थ्रू इसको समझते रहिए, सिंपल रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो बोला जाता है रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा, कहाँ से, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आयरन होता है और कॉपर होते हैं। तो आयरन क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉपर। तो कॉपर आयरन के रिस्पेक्ट में लेस रिएक्टिव होता है। तो कॉपर का सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट था, अगर उसमें अपने आयरन नेल डाल दी, एक क्वेश्चन भी है हमारा कि आयरन नेल जब डाल देते हो कॉपर में तो उसका कलर चेंज हो जाता है, क्यों हो जाता है उसको आगे बताएंगे हम, पहले समझिए। तो आपका आयरन क्या था, आयरन आपका हाईली रिएक्टिव था, और कॉपर क्या था, लेस रिएक्टिव। तो आयरन आपका हाईली रिएक्टिव था, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव था। तो कॉपर का सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट, अगर उसमें आयरन आप ले जाओगे तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए क्या बना देगा, फेरिक सल्फेट प्लस कॉपर। तो आपको ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन जहाँ पे क्या करता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसके सॉल्यूशन से, उसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ही होगा द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल हमने दिया कि आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। तो एक ऐसा रिएक्शन है जो लिखा गया यहाँ पे, तो देख रहे हो ना, आयरन हाईली रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसके सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया, बाहर कर दिया। तो एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझिए, जैसे दो फ्रेंड है, मतलब टोटल 4 बॉय हैं, 2 फ्रेंड है, एक है, 2 फ्रेंड एक है। अब मान लीजिए कि 2 फ्रेंड हैं यहाँ पे बैठते हैं और 2 फ्रेंड है इस पे डेस्क पे बैठते हैं, ठीक है। ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। ए और बी आपस में फ्रेंड है, सी और डी आपस में फ्रेंड है। एक दिन क्या हुआ कि ए और सी एक बेंच पे आके बैठ गए, बी और डी आए नहीं थे, लेकिन बी और डी आए तो बी और डी यहाँ पे बैठ गए। बट ये फ्रेंड है, ये दोनों एक साथ रहना बैठना पसंद करते हैं, ये दोनों एक साथ बैठना पसंद करते हैं। तो क्या कर देंगे, अपने सीट को एक्सचेंज कर लेंगे। तो बी बोलेगा सी से कि भाई मैं यहाँ आ जाता हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। तो इन्होंने क्या किया, अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। तो यही हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर एक केवल जाता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ए इसके प्लेस पे आ गया और इसके प्लेस पे चला गया, तो यही डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो केमिस्ट्री के सेंस में इसको कैसे समझते हैं, हमने अपने सेंस में समझ लिया, जैसे अपनी लैंग्वेज में।
ताकि भूले ना कभी हमको। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो बोला गया कि अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ बिटवीन टू कंपाउंड्स। हमने बताया कि नए कंपाउंड का फॉर्म होना कैसे, म्यूचुअल एक्सचेंज होना आयनों का दो कंपाउंड के बीच में, जैसे आपको एग्जांपल लेके समझाया वहाँ पे। तो उसको देखिए केमिस्ट्री के एग्जांपल कैसे होता है। तो बोला गया सोडियम सल्फेट आपका और बेरियम क्लोराइड है, ये रिएक्ट किया आपस में। तो सोडियम क्या किया, इसके क्लोराइड के साथ चला गया और सल्फेट क्या गया, बेरियम के साथ चला गया। तो इसने क्या किया, सोडियम सल्फेट ने अपना सल्फेट आयन बेरियम क्लोराइड को दे दिया और बेरियम क्लोराइड ने अपना क्लोराइड आयन सोडियम सल्फेट को दे दिया। तो इन्होंने क्या किया, आपस में जो आयंस का एक्सचेंज किया, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। अब देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट को यहाँ से रिलीज कर दिया और बेरियम क्लोराइड के क्लोराइड को ले लिया, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड ने क्लोराइड को रिलीज किया और सोडियम सल्फेट के सल्फेट को एक्सेप्ट कर लिया, तो इधर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। तो आप देख रहे हो कि आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को आप बोलोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे समझ में आ गया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक पॉइंट आता है प्रेसिपिटेट याद रखोगे, एक नंबर की डेफिनेशन आती है। तो कभी कभी जैसे केमिकल इक्वेशन रिएक्शन टेक प्लेस करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है उसमें कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड्स आ जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेट। याद रखोगे डेफिनेशन, माइंड में सेटअप कर लोगे। इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। किसी लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन है बट उसमें कोई इनसॉल्युबल सॉलिड अगर मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बताया, लिक्विड सॉल्यूशन में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड है तो उसको आप प्रेसिपिटेट बोलोगे। क्लियर पॉइंट हो गया, नोट डाउन करके प्रेसिपिटेट की डिफिनेशन याद रखोगे, एक नंबर का कई बार पूछा गया है। अब एक नंबर के क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये पूछा जाए। अब आता है फिफ्थ टाइप, जो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसका फिफ्थ टाइप आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को एक एक करके समझते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहता है कि आप ऐसे समझिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीडेशन का मीनिंग हमने क्या बताया, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ही बोला गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना, और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव होना। दोनों बातें याद रखिए, या हाइड्रोजन का एडिशन होना, हाइड्रोजन का जुड़ जाना, या हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो डिफिनेशन याद हो गई, अच्छे से समझ में आया कि या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है या दोनों चीज़ें चल रही हैं, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो भी उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे देखिए कापर था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कापर ऑक्साइड बनाया। देखिए कापर था, अब इधर कापर में क्या ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इस कापर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कापर में देखिए ना, इस साइड से कापर था, कापर इधर आते आपने कापर को चेक किया, क्या कापर कैसा बचा है, तो कापर के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो मतलब इस कापर में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो कैसा हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा देखिए हाइड्रोजन का रिमूवल, तो यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड था प्लस वाटर था, इधर बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। अब देखिए जरूरी नहीं है कि इस साइड से ही देखो, अब इधर से देखिए, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इस साइड आप गए तो आपने क्या देखा, ये सोडियम बचा, तो मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल गया ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप देखिए एक एक एलिमेंट का किसका हो रहा है, यहाँ पे कापर का हो रहा है ना कि कापर ऑक्साइड का, यहाँ पे सोडियम का नहीं हो रहा है,
यहाँ पे किसका हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर, इसीलिए नोट करके हमने लिखा दिया हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडाइज। सेकेंड आपने जो था ऑक्सीडेशन रिडक्शन में रिडक्शन रिएक्शन था, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, वो आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो बोला गया द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो बोला गया कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। उसका उल्टा जस्ट था, वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा। तो रिडक्शन रिएक्शन की जो डिफिनीशन हो गई, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस आर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड था हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर प्लस वाटर बना लिया। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड था लेकिन इधर कॉपर हो गया, तो इस कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिलीज हो गया ना, तभी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो हमने वही लिख दिया हियर रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टेक प्लेस। तो अच्छे से हमने जहाँ तक अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, आगे थोड़ा सा और बचा तो उसको कल बढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी। अब आप लोगों का मोटिव ये होना चाहिए कि ये नहीं कि आप वेट करते रहो कि 2-3 चैप्टर हो जाए इकट्ठा उठाए एक दिन पूरा हम पढ़ लेंगे, तो ऐसे नॉलेज नहीं होगा आपको, अच्छा उसमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो आपको डेली बेसिस पे वीडियो को पढ़ना है। फर्स्ट टाइम वीडियो पढ़ो, फिर उसके बाद उस वीडियो से जो नोट्स दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी बुक में उठा लो, इससे बेस्ट नोट नहीं मिलेगा आपको। तो नोट्स इसको का राइट डाउन करो, हमने पढ़ लिया, नोट डाउन कर लिया, फिर उसके बाद जैसे चैप्टर ख़त्म होगा तो उसकी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और हमने आपको बोला था मैथ के बारे में किसी ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई RD शर्मा बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो बट अगर आपको अच्छा मार्क्स लेना चाहते हो एग्ज़ाम में तो आपको क्या करना होगा, डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। बहुत बड़ा काम नहीं है, 2 घंटे तो पढ़ना है अभी डेली। तो इसलिए आप क्या करो, मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया उसका RD शर्मा का क्वेश्चन बनाओ, जो डाउट हो उसको भेजिए। आज आप लोगों को हम एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन डाउट है तो उस पर आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन भेजो, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप आपकी जो भी क्वेश्चन डाउट हो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप भेजोगे, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो हमने जो आज यहाँ पे पढ़ा है इसको रिवाइज करिए बढ़िया से, पहले पढ़िए फिर उसका नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद कल थोड़ा से बचा उसको पढ़ा के हम एक्सरसाइज बनाएंगे इसकी। चलिए।